नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण पुनिया आपका ईपी लर्निंग ऐप पर स्वागत करता हूं। तो अपने पढ़ रहे थे मेवाड़ के अंदर आज पढ़ेंगे अपने गुहिल वंश का अंतिम शासक मेवाड़। और मेवाड़ के अंदर अपना चल रहा है भाई रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह और रावल रतन सिंह का जो शासनकाल था मेवाड़ में वो था भाई 1301 से 1303। 1301 से 1303 तक का जो शासनकाल था वो किसका था? रावल रतन सिंह का था। और रावल रतन सिंह है ये किसके बेटे थे भाई? इनके पिता का जो नाम था वो थे भाई समर सिंह। इनके पिता का नाम क्या था? समर सिंह, यानी समर सिंह के बेटे थे। नाम था रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह है ये गुहिल वंश के अंतिम शासक थे। गुहिल वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक, ठीक है ना। यानी मेवाड़ के अंदर जो गुहिल वंश की स्थापना हुई थी, थोड़ा सा पहले बता दूं आपको एक बार फिर से। गुहिल वंश का जो पहला शासक गुहिल वंश है, इनके जो पहले शासक थे उनका नाम था गोहिलदित्य। क्या नाम था? गोहिलदित्य। इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी के अंदर की थी, मेवाड़ के अंदर की थी। कहां पे की थी? मेवाड़ के अंदर। अगर पूछ ले आपसे कि मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था भाई? वो था रावल रतन सिंह। और गुहिल वंश का जो पहला शासक था वो कौन था? गोहिलदित्य था, जिन्होंने 566 ईस्वी के अंदर किसकी स्थापना की थी? गुहिल वंश की थी। और आज अपने पढ़ रहे हैं वो कौन से पढ़ रहे हैं भाई? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह है, उनका जो राज्याभिषेक होता है वो होता है 1301 ईस्वी के अंदर। और जो रावल रतन सिंह है इनकी जो मृत्यु होती है वो कब होती है? 1303 तक, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि रावल रतन सिंह का शासनकाल कब से कब था? तो 1301 से 1303। 1301 में इनका राज्याभिषेक होता है, इनके पिता का नाम था समर सिंह। और 1303 के अंदर रावल रतन सिंह की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। और वहीं पे रावल रतन सिंह है ये मेवाड़ के क्या थे भाई? मेवाड़ के गुहिल वंश के अंतिम राजा थे। उनका नाम क्या था? वो था अपने रावल रतन सिंह था, ठीक है। और प्रथम शासक का पूछ ले आपसे तो गोहिलदित्य था। गोहिलदित्य के पिता का नाम क्या था? शिलादित्य। और मां का नाम था पुष्पावती। अब अपने जो रावल रतन सिंह है उनके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। शासक है मेवाड़ के, मेवाड़, उनका नाम है भी रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह के जो समकालीन दिल्ली के शासक थे, दिल्ली सुल्तान, रावल रतन सिंह के समकालीन जो दिल्ली का राजा था उसका नाम क्या था भाई? अलाउद्दीन खिलजी था। और रावल रतन सिंह पढ़ने से पहले हम एक ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम था वो था भाई पद्मावत। कौन सा था? पद्मावत। पद्मावत ग्रंथ है, इनके जो रचयिता हैं वो है भाई मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी है ये शेरशाह सूरी का दरबारी कवि था। और इन्होंने ग्रंथ लिखा था, वो लिखा था भाई 1540 ईस्वी के अंदर। जब मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के दरबार में दरबारी कवि थे तब इन्होंने 1540 ईस्वी के अंदर एक ग्रंथ की रचना की थी। वो कौन सी थी भाई? पद्मावत। और इस ग्रंथ के अंदर रानी पद्मिनी के बारे में और रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की लड़ाई के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो अपने रावल रतन सिंह शासक कहां के? मेवाड़ के। दिल्ली के सुल्तान का नाम क्या है? वो है अलाउद्दीन खिलजी। रावल रतन सिंह का एक तांत्रिक था। रावल रतन सिंह का एक क्या था? तांत्रिक। तांत्रिक कह दो या दरबारी ब्राह्मण कह दो, कुछ भी कह दो। तांत्रिक का नाम था भाई, वो था राघव चेतन। राघव चेतन। राघव चेतन किसका तांत्रिक था या दरबारी कवि था? वो था भाई रावल रतन सिंह का था। अब रावल रतन सिंह है, उसके दरबार में राघव चेतन रहता था। सामने इसके दिल्ली का सम्राट था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी वो आपको बताई थी भी कौन सी थी? साम्राज्यवादी। कौन सी नीति थी? साम्राज्यवादी, यानी अपने साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार करना चाहता था। वो कौन चाहता था भाई? अलाउद्दीन खिलजी चाहता था। अब इन दोनों के बीच में कारण क्या बना था? अगर बात करें रणथंबोर की तो रणथंबोर पर 1301 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी है वो आक्रमण करता है। 1308 के अंदर है वो सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करता है। 1311 के अंदर है वो जालोर दुर्ग पर आक्रमण करता है। यहां पे तो थी साम्राज्यवादी नीति, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ के अंदर 1540 के अंदर जो लिखा हुआ है
उसके अंदर बताया कि अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच में कोई साम्राज्य को लेकर किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं थी। लड़ाई हुई थी, वो हुई थी पद्मिनी को लेकर। किसको लेकर हुई थी? पद्मिनी। अब देखो भी पद्मिनी कौन थी? सिंहल द्वीप है एक, सिंहल द्वीप। और सिंहल द्वीप को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं भाई? श्रीलंका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सिंहल द्वीप को वर्तमान में श्रीलंका। या आपसे पूछ ले कि श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, तो वो था भाई सिंहल द्वीप था। और यहां की एक राजकुमारी थी, सिंहल द्वीप की एक क्या थी? राजकुमारी। सिंहल द्वीप की राजकुमारी जिसका नाम था भाई पद्मिनी। क्या नाम था? पद्मिनी। और इसी का दूसरा नाम क्या है? पद्मावती है। पद्मावती है, ठीक है। और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी या पद्मावती है। इसके जो पिता का नाम था, इनके पिता का नाम, पिता का नाम था गंधर्व सेन। गंधर्व सेन। और जो इनकी मां थी पद्मावती की, उसका नाम था, वो था भाई चंपावती। क्या नाम था? चंपावती था। यानी सिंहल द्वीप, इसका वर्तमान नाम क्या है? श्रीलंका है। और यहां की एक राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था? पद्मिनी या पद्मावती। इनके पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन। और इनकी मां का नाम क्या था? चंपावती था। यानी चंपावती और गंधर्व सेन की बेटी पद्मिनी थी। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी भाई, दुनिया की सबसे खूबसूरत। दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री कौन थी भाई? पद्मिनी थी। अब पद्मिनी और रावल रतन सिंह की शादी कैसे होती है और बीच में अलाउद्दीन खिलजी कैसे आता है, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। अपने किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? पद्मावत के अनुसार, मलिक मोहम्मद जायसी है। वैसे तो अगर बात करें अपनी राजस्थानी कहावतों के अंदर एक चीज बताई जाती है कि पद्मिनी सिंहल द्वीप की न होकर कहां की थी? पुग्गल की थी। पुग्गल पड़ता है बीकानेर के अंदर, और वहां की थी। तो अपने राजस्थानी कहावतें भी आती है ना, कई बार बोल देते हैं ना कि कौन सी पुग्गल की पद्मिनी है, ठीक है ना। तो पुग्गल देश की बताई जाती थी, जो बीकानेर साम्राज्य के अंदर पड़ता था पुग्गल प्रदेश, तो वहां की बताई जाती है। और अगर मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार देखें तो मलिक मोहम्मद जायसी ने इनको कहां का बताया भाई? सिंहल द्वीप का बताया है। सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका का बताया। तो अपने इसी के आधार पर लेते हैं। ऐसा बताया जाता है कि पद्मिनी है ना, पद्मिनी एक रखती थी तोता। क्या रखती थी? तोता। और तोते का नाम था भाई हीरामन। क्या नाम था? हीरामन। तोते का नाम क्या था? हीरामन। हीरामन का दूसरा नाम है टुईया तोता। क्या नाम है? टुईया तोता। हीरामन, टुईया, या इसको बोलते हैं गागरोनी तोता। गागरोनी तोता। और इस तोते की एक विशेषता है भाई। विशेषता क्या है? ये आदमी की तरह क्या करता है? हूबहू नकल करता है। यानी पद्मिनी का एक तोता, तोते का नाम क्या? हीरामन। हीरामन का दूसरा नाम टुईया और गागरोनी तोता कहा जाता है। इस तोते की एक विशेषता है कि ये आदमी की तरह बोलता है। और राजस्थान के अंदर पूछ लिया आपसे कि आज व्यक्ति की हूबहू नकल करने वाले तोते हैं वो कहां पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं गागरोन झालावाड़ के अंदर, आज भी मिलते हैं। इसलिए इनको गागरोनी तोता भी कहा जाता है, टुईया तोता और हीरामन तोते के नाम से जाना जाता है। अब ये तोता पद्मिनी का था, और पद्मिनी का तोता आदमी की तरह बोलता है। और ये क्या करता है कि उड़ते उड़ते गागरोन के अंदर आ जाता है। कहां आ जाता है? गागरोन झालावाड़ के अंदर ये तोता है वो पहुंच जाता है। और इस गागरोन झालावाड़ के अंदर इस तोते को है वो देख लेता है भाई कौन है? एक शिकारी। और शिकारी इसको पकड़ देता है। इस शिकारी ने क्या किया? इस बोलने वाले तोते पे की हैरानी, और हैरानी करने के बाद में ये रावल रतन सिंह के दरबार में लेकर इस तोते को पहुंच जाता है। और रावल रतन सिंह को ये तोता क्या कर देता है? बेच देता है, ऐसा बताया जाता है। और रावल रतन सिंह के सामने तोते ने पद्मिनी की सुंदरता का क्या किया था? व्याख्यान किया था। पद्मिनी की सुंदरता के बारे में तोते ने रावल रतन सिंह को बताया था। अब भाई रावल रतन सिंह है, रावल रतन सिंह को ये तोता मिल गया, लेकिन रावल रतन सिंह क्या करता है भाई? पद्मिनी से मिलना चाहता है, पद्मिनी की मिलने की इच्छा होती है। तो भाई रावल रतन सिंह है ये भाई योगी का वेश धारण करते हैं। किनका?
योगी। रावल रतन सिंह क्या बन गए? योगी बन गए। यानी इन्होंने योगी का क्या किया? वेश धारण किया। और भाई योगी बनकर रावल रतन सिंह किस प्रदेश के लिए चल पड़े भाई? सिंहल द्वीप के लिए। किसके लिए? सिंहल द्वीप के लिए। और रावल रतन सिंह पद्मिनी के पीछे पीछे पद्मिनी से मिलने के लिए कहां पे आ गए? सिंहल द्वीप आ गए। और सिंहल द्वीप राजा गंधर्व सेन के बागों में आराम कर रहे थे, पद्मिनी का इंतजार कर रहे थे। इतने में पद्मिनी तो नहीं आई, वहां पे नहीं आई, तो वहां पे आ गया भाई गंधर्व सेन के सेनापति, सैनिक आ गए। और सैनिक हैं वो राजा को वहां से क्या कर लेते हैं? उठा लाते हैं। ठीक है। और उठाकर राजा के सामने पेश किया जाता है, गंधर्व सेन के सामने पेश किया जाता है। तब रावल रतन सिंह से गंधर्व सेन एक ही बात पूछता है। और वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि भाई बेटा तू बता दे, तू किसी भी साइड से मेरे को क्या नहीं लग रहा, योगी तो नहीं लग रहा, तो या तो राजा है या राजकुमार है, इन दोनों में से एक है। तो जो बात है वो सही से बता दे, तू यहाँ पे आया क्यों था, किस लिए तेरे को आना पड़ा, और तू है वो या तो राजा है या राजकुमार है। अब रावल रतन सिंह ने बोला भी आपको पता तो चल ही गया कि मैं या तो राजा हूं या राजकुमार हूं, तो मैं हूं मेवाड़ का शासक अलाउद्दीन, ये मेवाड़ का शासक है रावल रतन सिंह। अब भाई पद्मिनी के पिता ने पूछा कि भाई रावल क्या मजबूरी रही थी कि तुम योगी का वेश बनाकर कहां पे आ गया, यहाँ पे सिंहल द्वीप के अंदर आ गया। तो रावल रतन सिंह ने अपनी बात है वो सच बात किसके सामने रख दी भाई? पद्मिनी के पिता गंधर्व सेन के सामने कि भी मैं तो आपकी बेटी पद्मिनी को देखने के लिए आया हूं, उसकी सुंदरता के चर्चे पूरी दुनिया के अंदर हैं। और ऐसा बताया जाता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी है, खूबसूरत राजकुमारी है, वो कौन है? पद्मिनी है। तो गंधर्व सेन ने कह दिया भाई मैं मेरी बेटी को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि पता था उसको अगर दिखा दिया तो ये बैरी बन जाएगा। कौन? रावल रतन सिंह। अब रावल रतन सिंह ने कह दिया कि मैं तो यहां से आपकी बेटी को देखे बगैर नहीं जाऊंगा, आपकी बेटी को देखे बगैर नहीं जाऊंगा। ये बात किसने बोल दी भाई? रावल रतन सिंह ने बोल दी। और रावल रतन सिंह ने कह दिया भी मेरे को मारना है तो मार दो, और छोड़ना है तो छोड़ दो, मैं आपकी बेटी को देख के ही जाऊंगा। तो रावल रतन सिंह को गंधर्व सेन कहता है कि भाई आप अगर मेरी बेटी को देखने के लिए आए हो तो मैं मेरी बेटी को एक ही शर्त पे दिखाऊंगा। शर्त ये है कि आप उसको देखने के बाद वापस चले जाओगे और किसी भी प्रकार की मांग नहीं करोगे। तो रावल रतन सिंह था बेचारा, देखने का इच्छुक था, तो इसने प्रॉमिस कर दिया, वादा कर दिया इसके पिता से कि मैं आपकी बेटी को एक बार देख लूं, देखने के बाद वापस चला जाऊंगा। इतने में आवाज लगाई किसने? गंधर्व सेन ने। किसको? पद्मिनी को। बोला बेटा पद्मिनी, इतना कहते ही पद्मिनी आती है भाई, किसके लिए पानी का गिलास लेके आई? रावल रतन सिंह के लिए। और रावल रतन सिंह ने जैसे ही पद्मिनी को देखा, पद्मिनी वास्तव में क्या थी? बहुत ज्यादा सुंदर थी। बहुत किस्से कहानियां हैं पद्मिनी के बारे में कि भाई ये पानी पीती थी तो गले से उतरता दिखाई देता था, दर्पण में देखती थी दर्पण टूट जाता था। इस प्रकार की बहुत सारी कहानियां हैं वो पद्मिनी के बारे में कही जाती है, क्योंकि दुनिया की क्या थी? वो बहुत ही सुंदर राजकुमारी कही जाती थी। अब भाई रावल रतन सिंह जी ने जैसे ही पद्मिनी को देखा, देखने के बाद में ये गंधर्व सेन के पास में जाकर बोलते हैं कि सर जी आपने अपनी बेटे की सगाई कर दी क्या? गंधर्व सेन ने कह दिया कि भाई मैंने मेरी बेटी की सगाई नहीं की है, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? तेरा क्या प्लान है आगे का? अब भाई इतना कहा, कहते ही रावल रतन सिंह ने किसके पैर पकड़ लिए? गंधर्व सेन के, कि भाई मैं तो इस रानी से क्या करना चाहता हूँ, इस राजकुमारी से क्या करना चाहता हूँ? शादी करना चाहता हूँ। ये बात कौन कहता है भाई? रावल रतन सिंह कहता है। किसको कहता है? गंधर्व सेन को कहता है। किसको कहता है भाई? गंधर्व सेन को कहता है। और गंधर्व सेन है ये क्या करते हैं भाई? रावल रतन सिंह की इस बात को सुनकर पद्मिनी से पूछते हैं कि भाई ये बात है। तो पद्मिनी ने कहा कि आप अगर इससे शादी कराना चाहते हो तो मैं शादी करने के लिए क्या हूं? तैयार। अब भाई रावल रतन सिंह और पद्मिनी की क्या हो गई भाई? शादी हो गई। क्या हो गई? शादी हो गई। अब भाई शादी हो गई तो रावल रतन सिंह है
वो पद्मिनी है, पद्मिनी से शादी कर कर कहां ले आता है, मेवाड़ ले आता है। मेवाड़ लाने के बाद में मेवाड़ के अंदर चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। बोलते हैं कि बहुत सुंदर आई है, ऐसे आई है, वैसे आई है। पद्मिनी के बारे में क्या थी, बहुत सारी चर्चा हो गई थी। कहां पे हो गई थी, मेवाड़ के अंदर हो गई थी। अब रावल रतन सिंह और पद्मिनी की शादी के चर्चे पूरे मेवाड़ के अंदर है और कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी लेके आया है कौन भाई, अब ये रावल रतन सिंह। अब बताओ, सुंदर है, दुनिया में पहले से ही चर्चे हैं, तो देखने का मन किसका नहीं करेगा भाई। सारे हैं ये सोच रहे हैं कि पद्मिनी हमें दिखाई दे, हमें मुंह देखें, हम मुंह देखें किसका, पद्मिनी का। तो सारे मेवाड़ के अंदर होड़ लगी हुई थी। लेकिन राजपूतों का एक नियम हुआ करता था। वो हुआ करता था कि पहले राजपूतों की जो महिलाएं थी वो किसी भी गैर मर्द के सामने बगैर घूंघट के नहीं आती थी, ठीक है, घूंघट रखती थी और किसी भी गैर मर्द के सामने बगैर घूंघट के नहीं आती थी। दूसरा ये था राजपूतों के अंदर कि जो राजपूत शासक हुआ करते थे उनके अंदर कि जब कोई नई नई बहू आती थी, नई नई बहू आती थी तो वो क्या करती थी भाई, सोने और चांदी का दान दिया करती थी। सोने और चांदी का क्या करती थी, दान दिया करती थी गरीबों और ब्राह्मणों के अंदर, गरीबों और ब्राह्मणों के अंदर। अब भाई नई है, राजपूत है और दोनों कंडीशन लागू किस पर होती हैं, पद्मिनी पे। पद्मिनी ने घूंघट निकाल रखा है, दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन ही पद्मिनी को आदेश मिला कि आप गरीबों और ब्राह्मणों के अंदर सोने और चांदी का क्या कीजिए, दान कीजिए। अब भाई इस मामले के अंदर संज्ञान लेता है कौन, राघव चेतन। राघव चेतन के पास में बात जाती है कि भाई रावल रतन सिंह की रानी है, बहुत ज्यादा सुंदर है। राघव चेतन की उम्र भी हो रखी थी, 50-55 साल का था, वृद्धा पेंशन ले रहा था कौन, राघव चेतन, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि पद्मिनी का जैसे ही नाम सुना और इसके मन में आया कि वास्तव में पद्मिनी सुंदर है, तो वही भगवान से एक प्रार्थना करता है कि भगवान एक बार पद्मिनी की शक्ल दिखा दे, जैसे तैसे करके। अब ऐसा बताते हैं कि पद्मिनी दान दे रही थी, तो ये भी ब्राह्मण था और ये लाइन में लगा हुआ था। तब क्या होता है कि पद्मिनी जैसे ही इसके पास आती है और दान देने के लिए झुकती है तो थोड़ा सा घूंघट है वो ऊंचा हो जाता है और राघव चेतन का नजर थी वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर थी, सोने चांदी पे नहीं थी, पद्मिनी की शक्ल पे थी। जितना जल्दी घूंघट ऊंचा हुआ उतना ही जल्दी उसने नीचे भी कर लिया था। लेकिन अर्जुन है, उसका निशाना सिर्फ मछली की आंख है और यहाँ पर राघव चेतन का निशाना पद्मिनी की शक्ल था, ठीक है। और राघव चेतन ने पद्मिनी की क्या देख ली, शक्ल देख ली। अब शक्ल देखने के बाद पद्मिनी है, इसको शक हो गया, तांत्रिक है, तंत्र विद्या के माध्यम से क्या कर सकता है, तेरे को वश में कर सकता है। तो राघव चेतन के मन में आता है भी ये इतनी सुंदर रानी और इस मेवाड़ के शासक के क्या काम, शादी करें तो अपने करें, इसको किसी न किसी प्रकार से क्या करेंगे, वश में करेंगे। तो पद्मिनी है ना, ये अपने पति के पास में जाती है और कहती है कि महाराज अगर आप मेरे को रखना चाहते हो तो आप इस आपके दरबारी ब्राह्मण को यहां से क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो रावल रतन सिंह पद्मिनी से पूछता है बात क्या हो गई, बता, ये तो मेरा पुराना दोस्त है, पुराना फ्रेंड है, मैं तो इसको नहीं निकालूंगा। तो इसने ये कहती है भाई अगर तू नहीं निकालेगा ना तो एक चीज ध्यान रखना, मैं तेरे पास भी नहीं रहूंगी, क्योंकि तंत्र विद्या में माहिर है और क्या कुछ भी कर सकता है ये बंदा, और इसने मेरी क्या शक्ल देख ली है। तो रावल रतन सिंह ने क्या किया, इस राघव चेतन को अपने भरे दरबार से क्या कर दिया भाई, निकाल दिया। निकाल दिया वो ठीक है, लेकिन इसकी क्या कर दी, बेइज्जती कर दी। और बेइज्जती करने के बाद राघव चेतन ने कहा था मेरा कसूर क्या है, आप मेरे को जाने के लिए क्यों कह रहे हो। तो उसने कह दिया कि मैं ऐसे तेरे को निकाल रहा हूं। अब भाई इतनी सुंदर राजकुमारी या रानी को छोड़कर जाए राघव चेतन मन क्या हो गया, दुखी हो गया। और दुखी होने के बाद में क्या है कि राघव चेतन ये रावल रतन सिंह को चैलेंज भी कर देता है उसी टाइम और कहता है कि भाई रावल रतन सिंह आज एक बात सुन ले, पद्मिनी मेरी नहीं तो पद्मिनी तेरी भी नहीं होगी। आज से मेवाड़ के बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं, आज से अपना दिन है वो उल्टे गिनने शुरू कर दे। ये बात किसने बोल दी थी, ये बोल दी थी भाई राघव चेतन ने। और राघव चेतन है, इसको निकालने के बाद में राघव चेतन किस व्यक्ति के पास में पहुंच जाता है भाई, अलाउद्दीन खिलजी।
जो मुख्य आदमी था, दिल्ली का मुखिया था, और अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह का क्या था, विरोधी था, ठीक है, दुश्मन था। अब राघव चेतन ये भाई सीधा पहुंचा किसके दरबार में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। और खिलजी के दरबार में पहुंचता है तो पहुंचने के बाद खिलजी उसको मान सम्मान से बैठाता है और पूछता है भी हाँ भाई राघव चेतन जी बताइए। तो उसने बोला मेरी तो ठीक है, तुम बता कैसे। तो उसने कह दिया कि भाई मैं तो ठीक हूँ, अच्छे अपने दिल्ली के शासक हैं, अच्छा अपना गाड़ी बंगले रुपए पैसे सब कुछ है, रानियां वगैरह सब कुछ है। रानियों का नाम लिया तो दुखी कौन हो गया, राघव चेतन हो जाता है। और राघव चेतन को कौन याद आ जाती है भाई, पद्मिनी आ जाती है। और ये बोलता है कि भाई रानी तेरे नहीं, रानी तो रावल रतन सिंह के है, ठीक है, और इतनी सुंदर रानी है, अगर आप उसको देख लो तो देखते रह जाओगे, दुनिया में ऐसी रानी नहीं है। हो सकता है तो आप उसको देखो और आप उसके साथ क्या करो, शादी करो। ये बात किसको बोलता है, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी ऐसा काम करने, रानियों के साथ शादी करने में माहिर था। वैसे ही बहुत सारी शादियां कर रखी थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको बताया था एक चिमना भी थी, चिमना है वो किसके पीछे रहती थी सारे दिन, वो रहती थी महमूद शाह की। और इसकी बेटी का नाम भी बताया था मैंने, फिरोजा। फिरोजा किसके, वीरमदेव के पीछे रहती थी। और एक ये अलाउद्दीन खिलजी है, ये बेचारा किसके पीछे रहता था, ये रहता था पद्मिनी के पीछे। तीनों बाप बेटी और माँ, तीनों के तीनों अपने अपने काम लगे हुए थे। कोई फिरोजा वीरमदेव के पास पीछे पीछे, चिमना महमूद शाह के पीछे पीछे, अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी के पीछे पीछे। अब भाई राघव चेतन की ये बात सुनने के बाद में और अपने ये जो अलाउद्दीन खिलजी जी भाईजी हैं, इनका दिमाग क्या हो गया, खराब हो गया। और इसने अपने एक सेनापति था, सेनापति का नाम है मलिक काफूर। क्या नाम है भाई, मलिक काफूर। इसको अलाउद्दीन खिलजी का 1000 दिनारी कहा जाता है। क्या कहते हैं, 1000 दिनारी कहते हैं। और मलिक काफूर को बुलाता है अलाउद्दीन खिलजी, कहता है मलिक काफूर ये ले संदेश, मेवाड़ जा और मेवाड़ के राजा को बोल मेरे को तेरी रानी की शक्ल देखनी है। मलिक काफूर था, मलिक काफूर गया कहाँ पे, मेवाड़। मेवाड़ आने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर ये रावल रतन सिंह के सामने अलाउद्दीन खिलजी का फरमान सुनाता है और कहता है कि मेरे राजा की इच्छा है वो आपकी रानी से मिलेगा। रावल नट गए, रावल ने मना कर दिया, रावल ने मना कर दिया। अब भाई मना करने के बाद में जो रावल रतन सिंह है उसको मलिक काफूर बोलता है कि आप मना क्यों कर रहे हो। तो बोला आप अपने राजा को ये बात बोल दो कि हम राजपूत है, राजपूतों की स्त्रियां कभी भी गैर मर्द के सामने बगैर घूंघट के नहीं आएगी। तो आप अपने राजा को बोलो पद्मिनी की शक्ल देखने की इच्छा है वो छोड़ दे, और कोई काम हो तो बताओ। तब अलाउद्दीन खिलजी के पास में मलिक काफूर जाता है और कहता है भाई ये शर्त रखिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इतना उत्सुक था, पद्मिनी को देखने के लिए उत्सुक था, पद्मिनी को देखने के लिए इतना ज्यादा था कि भाई वो पद्मिनी के साथ में मतलब शादी तक करने के सपने देख रहा था। अगर सुंदर हुई तो शादी करेंगे, सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था भाई साहब दोबारा जाओ आप उसके पास और बोलो कि राजा को देखना है, चाहे कैसे दिखाओ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ देखना है। किसको, पद्मिनी को, ठीक है। बात किसने बोली, अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये दिल्ली सुल्तान का क्या है, आदेश है। अब भाई वापस जाता है, बोलता है भी कोई ना कोई तो चारा होगा, मेरा राजा आपकी रानी को देखना चाहता है, ठीक है, आपका नियम है, आपकी असूल है, आपकी मान मर्यादा है, आप अपनी स्त्री को बगैर घूंघट के सामने किसी गैर मर्द के सामने नहीं लाओ, लेकिन कोई ना कोई चारा तो होगा। तब रावल रतन सिंह ने कहा था कि भाई मैं एक ही तरीके से क्या कर सकता हूं, मैं एक ही तरीके से पद्मिनी की शक्ल है वो किसको दिखा सकता हूं, अलाउद्दीन खिलजी को दिखा सकता हूं। ये बात कौन बोलता है, रावल रतन सिंह बोलता है। तो बोला कैसे, बोले अरे राजा को मेरी रानी की शक्ल पानी में देखनी पड़ेगी। खिलजी के पास मलिक काफूर जाता है, बोला साहब पानी में देख सकते हो क्या, अरे बोला कहीं पे दिखा दे, तुम कैसे भी करके दिखा दे, मेरे को देखना है कौन, पद्मिनी को। देखें तो सही इतनी कितनी सुंदर ले आया। तो इसने बोला भाई सुंदर तो है साहब, चर्चा हो रखी मेवाड़ के अंदर, मैं भी सुन के आया हूँ, बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है। अब भाई अलाउद्दीन खिलजी था,
अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का तो था, लेकिन यहाँ पे लड़ाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है, वो होती है पद्मिनी के लिए होती है, पद्मिनी के लिए। तब रावल रतन सिंह है इसको पानी में देखने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है ये हाँ भर देता है कि भाई मेरे को आपकी रानी देखनी है, चाहे कहीं पे भी दिखाओ आप। अब अलाउद्दीन खिलजी को रावल रतन सिंह कहता है कि भाई साहब आप मेरी रानी की शक्ल है वो किस में देख सकते हो, तालाब के अंदर देख सकते हो। तो भाई रावल रतन सिंह की बात सुनकर अलाउद्दीन खिलजी भी हाँ भर देता है कि मैं रानी को देखने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। लेकिन रावल रतन सिंह की शर्त थी, शर्त नंबर एक थी कि अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़, आप जब मेवाड़ आओ तो आपकी सेना मेवाड़ से क्या होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। शर्त नंबर 2 है आप मेरे दरबार के अंदर आओगे तो अकेले आओगे। शर्त नंबर 3 ये है कि आप मेरे दरबार में निहत्थे आओगे। और चौथी शर्त ये है कि आप मेरी रानी को देखने के बाद आप यहां से क्या हो जाओगे, चले जाओगे। ये बात किसने बोली थी भाई, ये बोली थी अपने रावल रतन सिंह ने। और अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को देखने के लिए इतना उत्सुक था कि उसने सारी की सारी शर्तें मान ली। अब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चला, किसके लिए, मेवाड़ के लिए। मेवाड़ पहुंचा, पहुंचने के बाद उसने अपनी सेना को मेवाड़ से बाहर रखा और किसके दरबार में पहुंच जाता है भाई, रावल रतन सिंह के दरबार में पहुंच जाता है, रावल रतन सिंह के कहे अनुसार। ठीक है, अब रावल रतन सिंह है ये क्या कहता है, ये अलाउद्दीन खिलजी को कहता है भी आप इंतजार कीजिए, हमारी रानी पेश होगी अभी। तो रावल रतन सिंह को, रावल रतन सिंह है ये अपनी रानी को, अपनी रानी है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके ऊपर बना हुआ एक पद्मिनी महल। क्या बना हुआ है, पद्मिनी महल बना हुआ है। और अपनी रानी को आदेश देता है कि रानी आप इस महल के अंदर आइए। तो रानी है ये इस महल के अंदर आती है। कौन से महल के अंदर आती है, ये आती है अपने इस पद्मिनी महल के अंदर आती है। और पद्मिनी महल के अंदर आने के बाद में देखो क्या होता है, ये जो पद्मिनी महल है इसकी खिड़की है वो इधर तालाब की तरफ खुलती है, ठीक है। और यहाँ पे रानी खड़ी होती थी, यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, रानी इसमें खड़ी हुई, रानी की शक्ल दर्पण में गई, दर्पण से सीधा किस में आई, तालाब में आई। और तालाब में आने के बाद में यहाँ अलाउद्दीन खिलजी था और यहाँ पे कौन था भाई, रावल रतन सिंह। और ऐसा बताते हैं कि पद्मिनी की शक्ल है वो अलाउद्दीन खिलजी को पानी में भी इतनी साफ दिखाई दी थी कि अलाउद्दीन खिलजी है उसी टाइम इसने सोच लिया था मैं इस रानी के साथ क्या करूंगा, शादी करूंगा। अब अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को कहता है आप मेरे को कहां तक छोड़ के आओ, गेट तक छोड़ कर आओ। तो रावल रतन सिंह है वो अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग के दरवाजे तक छोड़ के आता है। तो वहां से अलाउद्दीन खिलजी है वो किसको उठा लेता है भाई, रावल रतन सिंह को उठा लेता है और कहां ले जाता है, दिल्ली ले जाता है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, बाकी बाद में। तो भाई अब देखो अपनी कि जो रावल रतन सिंह है उसको उठा ले गया कौन, अलाउद्दीन खिलजी। कहां ले गया, दिल्ली ले गया। और दिल्ली ले जाने के बाद में जो रावल रतन सिंह है वो क्या करता है भाई, उसको बंदी बना लेता है अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी ने अपना संदेश भेजा था, वो भेजा था चित्तौड़गढ़ के अंदर। पद्मिनी को बोला था कि भाई तेरा अगर तेरे को पति जिंदा चाहिए तो तू मेरे लिए, मेरे साथ क्या करने को तैयार हो जा, शादी करने को तैयार हो जा, वरना मैं तेरे पति को क्या कर दूंगा, मार दूंगा। एक संदेश भेजता है अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को ले जाने के बाद में मेवाड़ के अंदर। कैसे कि कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने, चित्तौड़ दुर्ग में खिलजी का एक संदेशा आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया तो रावल रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यानी अगर आपने 5 या 7 दिन के अंदर पद्मिनी को है वो दिल्ली नहीं पहुंचाया तो मैं अलाउद्दीन खिलजी को क्या कर दूंगा, मार दूंगा। ये बात कौन बोलता है, अलाउद्दीन खिलजी बोलता है। अब भाई समस्या में आ गई कौन, पद्मिनी। समस्या में इसलिए आ गई क्योंकि इसके पास में एक तो था अपना पति को बचाने का, एक था इसको अपना धर्म मान सम्मान बचाने का, ठीक है। दोनों के दोनों बचाने जरूरी थे। अगर पद्मिनी शादी के लिए करती है मना, यानी पद्मिनी अगर शादी के लिए मना करती है तो यहां पे क्या होता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है
अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को मार देगा। अगर पद्मिनी शादी के लिए हां करती है तो रावल रतन सिंह है वो तो पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन पद्मिनी का धर्म चला जाएगा, धर्म संकट में आ जाएगा। अब पद्मिनी है, पद्मिनी के हो गए टेंशन। टेंशन के अंदर ये भाई गोरा से सलाह लेती है। किससे लेती है? गोरा। और गोरा था, वो था रावल रतन सिंह का सेनापति, ठीक है। और गोरा को ये बोलती है भाई ये सिस्टम हो गया, क्या करें? तो उसने कहा था कि रानी आप शादी के लिए क्या कर दो, हाँ कर दो, हम आगे का आगे देख लेंगे, लेकिन शर्तें रख देना जो जो मैं बताऊं वो, ठीक है। अब पद्मिनी ने भाई उठाया फोन, किसको कॉल किया? अलाउद्दीन खिलजी को, कि भाई मैं तेरे साथ शादी करने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। खुश हो गया कौन? अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा खुश हो गया कि भाई आज मेवाड़ की रानी है वो मेरी रानी होगी। अब अलाउद्दीन खिलजी सपने देखने लगा, किसके? पद्मिनी के। अब यहां पे क्या होता है कि पद्मिनी ने कहा कि मैं शादी करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ एक शर्तें हैं। खिलजी बोला बोलो जो आप शर्त रखोगी वो शर्त मानने के लिए मैं क्या हूं, तैयार। तो शर्त नंबर 1 है कि मेरी बारात वो है वो मेवाड़ से दिल्ली आएगी, यानी बारात लेकर मैं आऊंगी, आप नहीं आओगे। खिलजी बोला कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, गाड़ियों के पैसे बच जाएंगे अपने, तू आ जाना। शर्त नंबर 2 है कि मेरी बारात के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे व्यक्ति आएंगे। तो खिलजी ने यहाँ पे मना कर दिया था कि रानी आप महिला हो, बारात लेकर आप आ रही है, तो आपके साथ में कौन आने चाहिए? अविवाहित लड़कियां आनी चाहिए आपकी बारात के अंदर। अविवाहित क्यों बुलाया था? अरे जो आप सोच रहे हो वो नहीं है कि अविवाहित सभी के साथ में ये अलाउद्दीन खिलजी शादी करना चाहता था, वो बात नहीं है। आपके मन में ऐसे ही आ रहा है कोई। अलाउद्दीन खिलजी तो अपने जो अटके हुए बंदे थे ना, जो सेनापति वगैरह थे जिसकी शादी नहीं हो रही थी, तो वो अलाउद्दीन खिलजी है, उसने कहा था कि अब आपका भी मेरे साथ में रोग काट दूंगा, टेंशन ना मत लो। मेवाड़ से बहुत सारी रानियां, बहुत सारी लड़कियां आएंगी, वो अविवाहित आएंगी, ठीक है। और लड़कों ने अपना अपना नाम लिखा दिया कि साहब मेरा लिख लो, मेरा लिख लो। भाग भाग के काम कर रहे हैं किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के अंदर, ठीक है। अब भाई यहाँ पे क्या होता है कि जो पद्मिनी थी ना, पद्मिनी बोला ठीक है अविवाहित लड़कियां ही आएंगी मेरे साथ में, ये बात आपकी मान लेती हूँ। तीसरी शर्त मेरी ये है कि अपना जो विवाह होगा वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होगा, यानी अपने क्या होंगे, फेरे होंगे। और जब फेरे हों तो मेरे सामने कौन होना चाहिए? रावल रतन सिंह होना चाहिए। खिलजी बोला कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, आ जाना, अपना हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये क्या होगा, विवाह होगा। अब भाई अलाउद्दीन खिलजी है, उसको चौथी शर्त ये बताती है कि मेरी बारात पालकियों के अंदर आएगी। पालकियों के अंदर आने की परमिशन भी अलाउद्दीन खिलजी है वो दे देता है, किसको? रानी को। खिलजी ने तारीख तय कर दी, सपने देख रहा है, रानी इतनी सुंदर है, ऐसे है वैसे है, मेरी रानी होगी वो होगी। तो रानी ने क्या किया, अभी प्लानिंग है वो गोरा के कहे अनुसार कर ली। बारात है वो तैयार हो गई, बारात पालकियों के अंदर चलने लगी, और बारात कहाँ पहुंच गई भाई? दिल्ली पहुंच गई। उस दिन क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी जिस दिन बारात आई, वो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली दरबार में नहीं था, फेशियल करवाने हुए गया था। सुंदर लगूंगा, रानी से सुंदर लगूंगा, इसको ये पता नहीं था पीछे से रानी कांड कर देगी, ठीक है। अब भाई ये फेशियल करवाने के लिए गया दिल्ली दरबार से बाहर, और जितने भी इसके जो काम पे आए हुए व्यक्ति थे वो किसके चारों ओर घूम रहे थे? पालकियों के, ये वाली मेरी, ये वाली मेरी, ये वाली मेरी। कुछ एक काम लगे हुए थे, कुछ एक पता नहीं क्या कर रहे थे। इतने में मौका देखा पद्मिनी ने देखा कि रावल रतन सिंह है वो मंडप जहाँ पे बना हुआ था वहां पे कैद था, ठीक है। अब पद्मिनी ने क्या किया, वहां से भागी और भागकर किसको आजाद किया भाई? रावल रतन सिंह को आजाद किया, और आजाद कर बैठा घोड़े पर, कहां किसकी ओर चल पड़ी? मेवाड़ की ओर चल पड़ी। अब इधर से गोरा और बादल थे, उन्होंने कह दिया कि भाई अब देखते क्या हो जाओ शुरू। तो वहां पर क्या है, गोरा के कहे अनुसार जो दिल्ली की सेना के ऊपर है वो आक्रमण हो गया, पिटाई हो गई। किनकी? अलाउद्दीन खिलजी के जितने आदमी थे उनकी। अलाउद्दीन खिलजी वापस आया, वापस आके देखता है माहौल कुछ और था,
लाडू थे वो बाहर आए हुए थे, घर से बाहर थे, और वहाँ पे पद्मिनी भी नहीं थी, राहुल रतन सिंह भी नहीं था। लोग बड़े चीखे मार रहे थे। पूछा क्या हुआ? बोला जी हुआ क्या, पद्मिनी आई थी और पद्मिनी ले गई किसको? राहुल रतन सिंह को। हम तो लगे हुए थे काम, कुछ एक अपनी पालकियों के चारों ओर घूमे हुए थे, लेकिन यहाँ पे अपने साथ क्या हुआ? बहुत बड़ा धोखा हुआ। अब अलाउद्दीन खिलजी को आ गया गुस्सा। गुस्सा इस बात पे कि यार मैं एक दूल्हा बनाऊं, फेसियल के पैसे लगवा दिए, आप आई थी, आप किसको ले गए? चली गई रावल रतन सिंह को लेकर चली गई। अब अलाउद्दीन खिलजी है वो संदेश भेजता है, कहां पे? मेवाड़। कौन सा फरमान आता है मेवाड़ में अलाउद्दीन खिलजी का? देखो अपने, चित्तौड़ युद्ध 1303। कौन सा युद्ध? चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1303। मेवाड़, मेवाड़ का शासक कौन है? रावल रतन सिंह। सामने भाई दिल्ली का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी है। इधर रावल रतन सिंह के दो सेनापति हैं, एक का नाम है गोरा, दूसरे का नाम है बादल। अलाउद्दीन खिलजी ये अपने रावल रतन सिंह के क्या है भाई? सेनापति हैं। रावल रतन सिंह की पत्नी का नाम है, पत्नी का नाम है भाई पद्मिनी। क्या नाम है? पद्मिनी या पद्मावती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई, ठीक है। और आपको बताया ही था अलाउद्दीन खिलजी क्या था? साम्राज्यवादी नीति का आदमी था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के लिए मलिक काफूर को आदेश दिया। तो मलिक काफूर ने कहा कि साहब अपनी सेना तैयार है, बोलो क्या करना है। तो उसने एक, आपने सुना भी होगा कि सरहदें तो बहुत फैला ली, अब बाहें फैलाएंगे एक जंग हुस्न के नाम। किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। किसको? मलिक काफूर को कहा था कि सरहदें तो बहुत फैला ली, अब बाहें फैलाएंगे एक जंग हुस्न के नाम। ये कहकर है ये अपनी सेना लेकर कहां पे पहुंचते हैं भाई? मेवाड़ के अंदर पहुंचते हैं, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इस युद्ध से पहले, युद्ध से पहले चित्तौड़ी नामक स्थान, एक चित्तौड़ी स्थान चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, चित्तौड़ी नामक स्थान, चित्तौड़ी स्थान पर 6 माह तक डेरा डाले रखा था। 6 माह तक क्या डाले रखा था भाई? डेरा डाले रखा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब पूछ सकता है आपसे कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी कितने माह तक और कौन से स्थान पर डेरा डाले रखता है? युद्ध से पहले चित्तौड़ी नामक स्थान पर कितने माह तक? 6 माह तक डेरा डाले रखता है ये, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में इसका सेनापति था, वो कौन था भाई? ये था मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। और इसका एक दरबारी कवि था आमीर खुसरो। कौन था भाई? आमीर खुसरो था, ठीक है। ये आमीर खुसरो दरबारी कवि था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। मलिक काफूर इसका सेनापति था, यानी अलाउद्दीन खिलजी का ये दायां हाथ माना जाता था मलिक काफूर, क्योंकि मलिक काफूर ने पूरा दक्षिणी भारत वो किसको जीत कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को जीत कर दिया था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? 6 माह तक इस चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर क्या, चित्तौड़गढ़ किले के चारों ओर क्या डाले रखता है? घेरा डाले रखता है। वो स्थान कौन सा था? चित्तौड़ी नामक स्थान था। अब चित्तौड़ी नामक स्थान की बात करें अपने, तो इसके ऊपर 6 माह तक इसने तहकीकात की पूरे के पूरे चित्तौड़गढ़ किले की। क्या की? तहकीकात की, ताकि अपने को क्या चले, पता चले भी हम कहां से आक्रमण करें, कैसे आक्रमण करें। और इसने सोचा भी था कि कोई ना कोई इधर रावल रतन सिंह की ओर से मिल जाए ना मेरे को, कुछ दगाबाज है, धोखेबाज, तो मैं क्या कर लूंगा, ये मेवाड़ है वो आसानी से क्या कर लूंगा, जीत लूंगा, ठीक है। अब भाई इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 6 माह बाद
इसके ऊपर 26 अगस्त 1303 ईस्वी, दिन कौन सा है? 26 अगस्त 1303 का दिन है, ठीक है। और इस पर कर दिया इसने आक्रमण। क्या कर दिया भाई? आक्रमण। और आक्रमण कब हुआ था? 26 अगस्त 1303 को। युद्ध कौन सा होता है? चित्तौड़ युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? चित्तौड़ युद्ध होता है। और चित्तौड़गढ़ युद्ध हुआ था। इसके अंदर क्या है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने इस युद्ध के अंदर जो रावल रतन सिंह है उसकी हो जाती है भाई मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी 26 अगस्त 1303 का दिन युद्ध हुआ चित्तौड़गढ़ का। इस युद्ध के अंदर कौन मारे गए भाई? रावल रतन सिंह। और इसमें गोरा और बादल भी क्या हो जाते हैं भाई? शहीद हो जाते हैं, यानी वीरगति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। पूछ लेता है कई बार कि रावल रतन सिंह के दो सेनापति थे, उनका नाम क्या था? एक का नाम गोरा और दूसरे का नाम क्या था? ये बादल था, ठीक है। गोरा और बादल थे, ये किस युद्ध के अंदर मारे गए थे? ये मारे गए थे भाई चित्तौड़गढ़ के पहले युद्ध के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी के अंदर, यानी 26 अगस्त 1303 ईस्वी के अंदर रावल रतन सिंह पे क्या किया था? आक्रमण किया था। और ये युद्ध हुआ था चित्तौड़गढ़ का। और इस युद्ध के अंदर गोरा मारा गया था और कौन मारा गया? बादल। और इधर कौन मारा गया? रावल रतन सिंह। बची कौन थी भाई? बची थी पद्मिनी। अब पद्मिनी ने क्या किया? पद्मिनी ने अग्नि जोहर किया। अग्नि जोहर किया, जोहरे किया, यानी अपना मान सम्मान, आत्म सम्मान बचाने के लिए पद्मिनी ने क्या किया था? अग्नि जोहर किया था। और कौन से कब किया था? 1303 ईस्वी के अंदर किया था। पद्मिनी ने अग्नि जोहर किया। अब भाई अग्नि जोहर हुआ ना, ये अग्नि जोहर या ये जोहर था, ये था राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर। राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर, ऐतिहासिक जोहर। और ये था भाई राजस्थान का दूसरा, राजस्थान का दूसरा, वह मेवाड़ का पहला था, मेवाड़ का प्रथम। राजस्थान का दूसरा वह मेवाड़ का प्रथम था। वो क्या था भाई? ये अपने जोहर था। इस जोहर को ध्यान रखना कि पद्मिनी ने जोहर 1303 में किया। कौन सा जोहर है? अग्नि जोहर है। राजस्थान का क्या है? ऐतिहासिक जोहर माना जाता है ये। और राजस्थान का दूसरा, ये चीज ध्यान से रखना, राजस्थान का दूसरा है, लेकिन मेवाड़ का क्या है? ये पहला जोहर है। राजस्थान का पहला जोहर किसने किया था? राजस्थान का पहला जोहर किसने किया था? रानी रंगादे ने किया था, ठीक है। रानी रंगादे थी, वो किसकी पत्नी थी भाई? अमीर देव चौहान की। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी के अंदर जब आक्रमण किया था रणथंभौर पे, तब जो अपने रंगादे है उसने जोहर किया था, वो जल जोहर था। और राजस्थान का क्या था? वो पहला जोहर था। ये मेवाड़ का पहला है और राजस्थान का क्या है भाई? दूसरा जोहर है। वो किसने किया था? पद्मिनी ने किया था। दोबारा देख लो अपने चित्तौड़गढ़ का 1303 का युद्ध पढ़ रहे हैं अपने, 1303 का युद्ध पढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ का। अब देखो अपने कि इसके अंदर क्या होता है। अलाउद्दीन खिलजी है, वो रावल रतन सिंह पर आक्रमण किसके लिए करता है? पद्मिनी के लिए करता है। यानी पद्मिनी से क्या चाहता था? ये शादी करना चाहता था। और जो अलाउद्दीन खिलजी से शादी करना चाहता था, उसके बाद में देखो क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को उठा लाता है, बाद में पद्मिनी है वो उसको बचा लाती है। अब अलाउद्दीन खिलजी है वो 26 अगस्त 1303, इससे पहले देखो अपने युद्ध से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ी नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? चित्तौड़ी नामक स्थान पर कितने माह तक डेरा रखा था भाई? 6 माह तक इसने डेरा डाले रखा था। और 6 माह बाद इसने 26 अगस्त 1303 ईस्वी को रावल रतन सिंह पर इसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और ये युद्ध हुआ था, वो कौन सा हुआ था? चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध के अंदर रावल रतन सिंह
के सेनापति गोरा और बादल क्या हो गए, शहीद हो गए, और रावल रतन सिंह की इस युद्ध के अंदर क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है, ये भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस युद्ध के अंदर रावल रतन सिंह की क्या हो गई भाई, हार हो गई, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ पे पद्मिनी थी, ये अपना आत्म सम्मान बचाने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए ये जोहर करती है, कौन सा, अग्नि जोहर करती है, अग्नि में कूद कर जान देती है अपनी, ठीक है। और ये जो जोहर हुआ था ये राजस्थान का क्या है भाई, ऐतिहासिक जोहर है। और ध्यान रखना, राजस्थान का क्या है, ये दूसरा जोहर है, राजस्थान का क्या है, ये दूसरा, राजस्थान का दूसरा, और मेवाड़ का ये कौन सा जोहर है भाई, मेवाड़ का ये पहला जोहर है। और इस युद्ध के अंदर अलाउद्दीन खिलजी क्या हो जाता है, जीत जाता है। आगे बात ध्यान में, शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते तो ले लो। मलिक काफूर है, ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या है भाई, मुख्य सेनापति है। और आमिर खुसरो है, ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या है, ये है अपने अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि है, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी है, इसका मैंने बताया था आपको, शासक बना था ये 1296 में, रहा था 1316। और इसने कौन सा किला जीत लिया भाई, इसने दुर्ग जीत लिया भाई, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद, चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद चित्तौड़ किले का नाम रखा था इसने, वो रखा था भाई खिजराबाद। कौन सा नाम रखा था, खिजराबाद रखा था। और ये किला है, ये किसको सौंपा था भाई, किला सौंपा था, वो सौंपा था अपने पुत्र खिज्जर खां को। किसको सौंपा था, अपने पुत्र खिज्जर खां को सौंपा था। और चित्तौड़गढ़ युद्ध का चित्तौड़गढ़ युद्ध 1303 का वर्णन आमिर खुसरो ने खेजाइन उल फतुह किया है, खेजाइन उल फतुह में किया है। तो ये भी याद रखने वाली बातें सारी की सारी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ किले का नाम क्या रखा था भाई, खिजराबाद रखा था। किसके नाम पर, अपने बेटे खिज्जर खां के नाम पर इसका नाम क्या रखा था, खिजराबाद रखा था, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद अपने बेटे खिज्जर खां के नाम पर क्या रखा, खिजराबाद रखा। और ये आपसे पूछ ले कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किला जीतने के बाद किसको सौंपा था भाई, ये सौंपा था खिज्जर खां को। और चित्तौड़गढ़ किला है वो कब हुआ, 1303 ईस्वी के अंदर जीता था। और इस युद्ध का जो वर्णन किया था वो किया था आमिर खुसरो ने। किस ग्रंथ के अंदर, खेजाइन उल फतह के अंदर है। वो आमिर खुसरो ने क्या किया था, इस किले का, इस युद्ध का वर्णन किया था, खिजाइन उल फतह। इसका जो रचयिता है वो कौन है, आमिर खुसरो है। किला किसको दिया, खिज्जर खां को। नाम क्या रखा, खिजराबाद रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने देखो अपने 3 किलों के नाम रखे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, 3 किले हैं उनका नाम परिवर्तित किया था। उसमें
एक नंबर पे आता है वो आता है चित्तौड़गढ़ का। कौन सा? चित्तौड़गढ़। 2 नंबर पे आता है वो आता है सिवाना। 3 नंबर पे आता है वो आता है भाई जालोर। 3 नंबर पे क्या आया? जालोर आया। 1 नंबर पे क्या आया? चित्तौड़गढ़। 2 नंबर पे क्या आया? सिवाना। 3 नंबर पे क्या आया? जालोर आया। और इन तीनों किलों का जो नाम परिवर्तित करता है वो कौन करता है भाई? वो अलाउद्दीन खिलजी ही करता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखो अपने अलाउद्दीन खिलजी है, उसने चित्तौड़गढ़ किला का नाम बदला था वो 1303 ईस्वी के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी दोबारा बदले गए नाम। ठीक है, 1303 ईस्वी के अंदर कौन से किले का नाम रखा? चित्तौड़गढ़ का रखा। चित्तौड़गढ़ किले का नाम है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था? खिजराबाद। कौन सा रखा है भाई? खिजराबाद। सिवाना की अगर बात करें तो सिवाना का किला है, इसका नाम 1308 ईस्वी के अंदर क्या किया था? परिवर्तित किया था। और 1308 में इसका नाम रखा था वो कौन सा रखा था? खैराबाद। और 1311 ईस्वी के अंदर जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? जलालाबाद। जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? जलालाबाद रखा था। अब यहां पे देख लो अपने आपके सामने 3 किले। कितने किले हैं? 3 किले हैं। फिर से गौर से देखो अपनी, चित्तौड़गढ़ का 1303 ईस्वी के अंदर क्या आता है? नाम परिवर्तित होता है और नाम क्या होता है? खिजराबाद। सिवाना है 1308 ईस्वी के अंदर। और अगर बात करें अपने इस सिवाना दुर्ग की, तो सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद 1308 के अंदर, चित्तौड़गढ़ का 1303 में खिजराबाद, और सिवाना का 1308 में खैराबाद, और जालोर दुर्ग का नाम 1311 में जलालाबाद किया था। ठीक है, एक बार फिर से अपने नजर मार लो और देख लो। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हो तो शॉर्ट स्क्रीन भी ले लो। 1 मिनट रुको। हाँ, एक शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो शॉर्ट स्क्रीन भी ले लो। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? चित्तौड़गढ़ अभियान था। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किला जीतने से पहले रणथंभौर को जीता था, फिर चित्तौड़गढ़ को जीता, फिर सिवाना को जीता था, फिर कौन सा जीता था? वो जीता था अपने जालोर दुर्ग को जीता था। चित्तौड़गढ़ का अभियान है वो अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था? 1303 ईस्वी के अंदर। किसके लिए किया था? वो किया था रानी पद्मिनी को पाने के लिए किया था। और गुहिल वंश का जो अंतिम शासक था, गोहिल वंश अंतिम शासक वो था भाई रावल रतन सिंह। इसके बाद में क्या है कि जो रावल रतन सिंह था ना, इसके बाद में रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद में गोहिल वंश की क्या हो जाती है भाई? समाप्ति हो जाती है। और इस गोहिल वंश के बाद में जो खिज्जर खां है, खिज्जर खां को अलाउद्दीन खिलजी है अपना किला दे देता है। खिज्जर खां को किसको दे देता है? खिज्जर खां। और खिज्जर खां को कौन दे देता है भाई? खिज्जर खां मालदेव को दे देता है अपना किला। खिज्जर खां है वो मालदेव को क्या दे देता है? अपना किला दे देता है। क्योंकि रावल रतन सिंह है, इसकी तो मृत्यु हो गई। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी खिज्जर खां को सौंपता है, खिज्जर खां मालदेव को सौंपता है, और मालदेव को वो हरा देता है हमीर देव सिंसोदिया। किसको हरा देता है? मालदेव को अमीर देव सिंसोदिया है वो हराने के बाद चित्तौड़गढ़ किले के अंदर क्या रखता है? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर किस साम्राज्य की नींव रखता है? सिंसोदिया साम्राज्य की नींव रखता है। तो अमीर देव के बारे में अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।